नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। कितनी शॉकिंग बात है कि नेपाल एक ऐसा देश जो इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट है, एक ऐसा देश जहां पर लास्ट 16 साल में 13 बार प्राइम मिनिस्टर बदले जा चुके हैं। वो देश जहां पर ये बातें निकल के आ रही कि आगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होने वाले हैं। क्योंकि आज के टाइम में ना ऑल आइज ऑन नेपाल ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर जो करंट प्राइम मिनिस्टर है पुष्पा कमल दहल, जिसे हम इन शॉर्ट प्रचंड भी कहते हैं, हाल ही में यहाँ के पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में पुष्पा कमल दहल ये अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए और अपनी सरकार यहाँ पर खो चुके हैं। ये बात 12 जुलाई की यानी कल की ये बात है पूरी, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो प्रचंड है पुष्पा कमल दहल, इनके पास में 63 वोट्स थी, क्योंकि ये अभी तक जो सरकार यहाँ पे चला रहे थे ना, ये कोलिशन की सरकार यहाँ पे चल रही थी। आगे हम इस पर बात करेंगे किस तरीके से नेपाल की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और कैसे यहाँ पर सरकार आगे मूव हो रही थी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में ना एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आ रहा है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होने वाला है नेपाल का, और जो अगला प्राइम मिनिस्टर होगा ना, क्या उनके साथ में इंडिया के रिलेशंस अच्छे होंगे? क्योंकि जो पुष्पा कमल दहल जो माने जाते हैं, ये ज्यादा चाइना इंक्लाइंड थे, प्रो चाइना माने जाते थे। इसके पहले भी हमने देखा है कि केपी शर्मा ओली ये भी ज्यादा प्रो चाइना माने जाते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू पुष्पा कमल दहल ये थोड़े से मॉडरेट है। इनके साथ में हमारा जो इंडिया का जो रिलेशंस है, इनके बीच बीच में राम जी का इशू, कभी कभी काला पानी के इशू, ये सामने आते रहते हैं। खैर, आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर नेपाल में फिलहाल अभी क्या हुआ है। नेपाल में लास्ट जब से इलेक्शंस कंडक्ट हुए ना, उसके बाद से लेकर अब तक प्रचंड के अगेंस्ट में लगभग 3 से 4 बार यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर पास की गई है। और ये ऐसा टाइम था जहां पर पुष्पा कमल दहल जो कि प्रचंड, ये इस बार मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए। पहले आपको बता दें कि हुआ क्या है कि यहाँ के पार्लियामेंट में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास किया गया तो प्रचंड के पास में ओनली 63 वोट्स थी 275 मेंबर में से, और 194 जो वोट्स हैं वो इनके अगेंस्ट में वोट दिए। वैसे मेजोरिटी के लिए लानी होती 138 वोट्स, लेकिन 63 वोट्स इनके पास में थी। अब थोड़ी कहानी इसको शुरुआत से समझते। देखिए, आज के टाइम में ना नेपाल में 3 ऐसे पार्टीज हैं जो कहीं मेजर तौर पर नेपाल में रूल कर रही है और इनकी सरकार कभी न कभी आते रहती है। उनमें से एक नेपाली कांग्रेस है, नेपाल कांग्रेस बोल सकते हैं, एनसी, जो शेर बहादुर देवा ये लीड करते हैं और ये माने जाते हैं कि ये प्रो इंडिया नहीं कह सकते, मतलब ये कह सकते हैं कि ये इंडिया के साथ में अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने में बिलीव रखते हैं। दूसरा यहाँ पर जो सेकंड में है वो है सीपीएन, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, यूएमएल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये जो पार्टी है, ये कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब आप समझ सकते हैं ज्यादा चाइना इंक्लाइंड है, केपी शर्मा ओली पार्टी। और थर्ड में पुष्पा कमल दहल, जिन्हें हम प्रचंड भी कहते हैं, सीपीएन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ही है। दोनों की पार्टी एक ही से ओरिजिन हुई है, लेकिन यहाँ पर आगे जाकर ये बढ़ जाते हैं एक यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट में, एक एमसी मोइस्ट सेंटर में। तो फिलहाल अभी जो सरकार है थी ना, ये प्रचंड की सरकार थी, पुष्पा कमल दहल की सरकार थी, सीपीएन एमसी की सरकार थी, जो फिलहाल अभी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम में। क्योंकि 2022 के टाइम में जब नेपाल में लास्ट इलेक्शन कंडक्ट हुए थे, उस टाइम में प्रचंड को यहाँ पर 32 सीटें मिली थी, मात्र 32। आप समझ सकते हैं कि कितने कम नंबर है, फिर भी इनके पास में सरकार बनी। किस लिए? क्योंकि इनके पास में बाकी जो अदर्स का जो सपोर्ट है वो रहा। इवन कि सीपीएन, यहाँ पर जो सीपीएन, यहाँ पर जो आप केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है ना, इनका सपोर्ट था सीपीएन एमसी को अब तक। तो इनकी जो 78 वोट्स थे ये इनके पास में थे, और बाकी अदर मिलाकर यहाँ पर 38 वोट्स लाने होते हैं। तो 275 टोटल सीटें, 138 मेजोरिटी के लिए। तो ये सरकार यहाँ पर बना के चल रही थी। और ऑपोजिशन में यहाँ पर शेर बहादुर देवा जो है, वो एनसी की जो पार्टी, वो 89 नंबर में थी, और इनके पास में वोट परसेंटेज देखिए लास्ट इलेक्शंस में 32%। फिर भी ये इनके पास सीटें कम मिलती है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है, सीपीएन एमयूएमएल पार्टी है, ये इनके साथ में जो गठबंधन की सरकार थी ये वापस ले चुकी है। और इनका अब ये कहना है कि हम लोग अब जो अपोजिशन है, अब अपोजिशन यहाँ पर शेर बहादुर देवा ही है, इनके साथ में सरकार बनाने के लिए सोच रही है। थोड़ा सा आप और समझिए, नेपाल में ना वहां पर भी बायलेटरल बाइकैमरलिज्म है, वहां पर भी लोकसभा राज्यसभा है। वहां की जो लोकसभा है उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और जो राज्यसभा उसे कहते हैं नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में यहाँ पर 59 सीटें हैं, और 59 सीट में से यहाँ पर भी सीपीएन एमसी और यूएमएल की जो पार्टी है वो गवर्नमेंट में है, मेजोरिटी में है। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, सारा फाइट 275 सीट को लेकर ही है। तो यहाँ पर सीपीएन एमसी और यूएमएल दोनों की यहाँ पर सरकार थी अब तक, मिलीजुली सरकार। अब ये जो यूएमएल है अपनी जो सपोर्ट है वो वापस ले चुकी है, तो इनके पास में सीटें ओनली 63 बची है प्रचंड के पास में। अब ये सोच रही है कि जो एनसी आप नीचे देख पा रहे होंगे, नेपाल कांग्रेस, इनको सपोर्ट देना चाह रही है। अगर ये इनको सपोर्ट देती है तो 88 + 79 167 सीटें यहाँ पर होती है। तो इजिली यहाँ पर जो केपी शर्मा ओली है, इनकी जो पार्टी है वो सरकार बना सकती है। लेकिन एनसी के साथ मिलकर, नेपाल कांग्रेस के साथ मिलकर जो प्रो
इंडिया माने जाते हैं। नेपाल के साथ में इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशंस हैं। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिनका सपोर्ट कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट बनाती हो उसके सपोर्ट में कहीं न कहीं रहती है। तो यहाँ पर अब ये बातें निकल के आ रही कि जो प्रचंड है, जो ये माना जा रहा था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ये 5वीं बार शपथ लेने वाले, लेकिन ये मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए। और यहाँ पर जो ओली जो है केपी शर्मा ओली, ये रिटर्न यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसी जो बातें हैं वो निकल के आ रही है। आप यहाँ पर आर्टिकल में देख सकते हैं, नेपाल्स पॉलिटिकल टर्मोइल, केपी शर्मा ओली सेट टू बी पीएम अगेन एज प्रचंड लूजेस ट्रस्ट वोट। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर ये होगा कि जो केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है, जिनके पास में 78 के राउंड यहाँ पर इनके पास सीटें हैं, और एनसी की पार्टी जहाँ पर इनके पास में 88 के पास में सीटें हैं, तो अगर ये दोनों आपस में आती है तो यहाँ इनकी दोनों की जो आइडियोलॉजी है बिल्कुल ये अलग है। लेकिन नेपाल में आपने अक्सर देखा होगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिल जाती है सरकार बनाने के लिए। अगर सरकार बनाने के लिए यहाँ पर कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, मतलब नेशनल नेपाली कांग्रेस की जो पार्टी है, दोनों आपस में मिल सकते हैं अगर सरकार यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन रही है। तो जो केपी शर्मा ओली अगर आगे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये आगे बन सकते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं, ये अगर फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो एक्चुअली ये भी कहीं ना कहीं प्रो चाइना ही माने जाते हैं, क्योंकि इनके और चाइना के बीच में जब इनका टाइम पीरियड था उस वक्त भी कहीं ना कहीं बहुत सारे इंडिया के साथ में विवाद रहा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा होगा कि इंडिया और नेपाल को लेकर नेपाल ने अपना एक मैप रिलीज किया जिसमें ये दिखाया गया कि जो काला पानी है, जो लिपू लेक है, जो लिम्पिया धुरिया, ये जो पूरा रीजन है ये नेपाल ने बताया गया। वैसे इस तरह की जो चीजें ना रिसेंटली भी निकल के आई थी, जो नेपाल ने अपने 100 के नोट्स में ये जो रीजन है अपने में बताया था। तो सेम चीजें ना पहले भी घट चुकी है केपी शर्मा ओली के टाइम पीरियड में। इवन कि उन्होंने ये भी कहा कि जो माता सीता है, जो राम जी है, ये बेसिकली नेपाल से बिलोंग करते हैं। इस बात को लेकर भी इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट्स रहे हैं ओवर द टाइम। और केपी शर्मा ओली और चाइना के बीच में भी बॉन्डिंग अच्छे ही माने जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में भी यहाँ पर ये भी देखा गया था कि तिब्बत से लेकर जो चाइना की नेपाल जो बॉर्डर है, रेल कनेक्टिविटी के लिए भी चाइना और केपी शर्मा ओली दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छे माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अजीबोगरीब घटना ये हुई कि जब नेपाल के करेंटली जो प्राइम मिनिस्टर थे पुष्पा कमल दहल प्रचंड, जब ये ट्रस्ट वोट जब एक दिन बाद था उसके पहले इन्होंने यहाँ पर गलती क्या की कि इन्होंने नेपाल चाइना रेल डील जो थी इसको लेकर जो है अप्रूवल दे दी। अब ये जो चीज है ना ये तब हुई जब यहाँ पर अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट में पास होना था। और ये अपने तरफ से ये बड़ा जो मिस्टेक्स है जिसको इंडिया बार बार लगातार ये कहता आ रहा है कि चाइना और नेपाल के बीच में जो रेल कनेक्टिविटी है और चाइना की तरफ से जो लोन है इससे नेपाल जो है थोड़ा परहेज करे। लेकिन यहाँ पर जाते जाते नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है एक सबसे बड़ा बाउंडर करके चले गए। और जिस नेपाल चाइना रेल डील की हम बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली है आपका केरुंग से लेकर काठमांडू रेल लिंक। अगर आप मैप में देखना चाहेंगे तो आप जस्ट मैप में देखेंगे कि ये जो केरुंग है जो तिब्बत के और नेपाल बॉर्डर के पास ही पड़ रहा है, और काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेल लिंक है इसकी बात की जा रही है। और नेपाल और चाइना के बीच में ये चीज़ें लगभग अप्रूवल दे दी गई है। अब ये देखना ये कि आगे की जो सरकार आएगी क्या इस अप्रूवल को कैंसिल आउट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि नेपाल और चाइना के बीच में अब तक जो है ना जो रेल रोड कनेक्टिविटी है ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि तिब्बत में मेजॉरिटी जो रेल लिंक है ये कंप्लीट की जा चुकी है। जो लहासा से लेकर शुरुआत हुई थी सिगाटसे तक ये कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ जो रेड आप लाइन देख रहे हैं ना ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद में केरुंग से लेकर जो नेपाल का जो बॉर्डर है रासुआ गढ़ी तक यहाँ पर रेल लिंक के लिए प्रपोजल दी जा चुकी है। और यहाँ से लेकर काठमांडू तक इसको लेकर ही यहाँ पर बात की जा रही है, केरुंग से लेकर काठमांडू तक रेल लिंक को लेकर, जिसको लेकर चाइना अब यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकता है अगर यहाँ पर रोक न लगाई गई तो। क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब 2019 के टाइम में नेपाल विजिट करने के लिए आए थे, इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि हम लोग नेपाल में रेल रोड नेटवर्क स्टैब्लिश करेंगे, हम लोग केरुंग से तो काठमांडू करेंगे और काठमांडू से होते हुए हम लोग पोखरा और पोखरा से होते हुए हम लोग लुम्बिनी ये हम लोग कनेक्ट करेंगे। और लुम्बिनी आपको बता दें कि ये बिल्कुल ये इंडिया के बॉर्डर के नज़दीक है। तो चाइना ने उस वक्त प्रपोजल दिया था 2019 के टाइम में, और ये कहीं ना कहीं अब चाइना नेपाल के बॉर्डर के पास में और नेपाल के कैपिटल से लेकर पोखरा लुम्बिनी यहाँ तक काम करना स्टार्ट कर देगा अगर ये अप्रूवल को कैंसिल आउट नहीं किया गया तो। खैर आपको बता दें कि इसके अलावा यहाँ पर नेपाल जो है चाइना से लोन लेकर एक एयरपोर्ट जिसका नाम यहाँ पर पोखरा एयरपोर्ट है, आपको पता होना चाहिए, इसको लेकर भी हमने पिछले कुछ टाइम पहले हमने वीडियो बनाया था, सेपरेट वीडियो, जिसमें ये कहा गया था कि नेपाल चाइना से लोन लेकर ये एयरपोर्ट बनाया। और ये एयरपोर्ट कौन बनाया? नेपाल के चाइना के ही जो लेबर्स थे, वर्कर्स थे, यहाँ पर बनाए हैं। और दोनों को लेकर ना नेपाल और चाइना को लेकर दोनों के बीच में इस पोखरा एयरपोर्ट को लेकर डिस्प्यूट भी सामने निकल के आ रहे थे कि ये बातें निकल के आ रही थी कि चाइना नेपाल को एज ए ग्रांट मतलब होता है फ्री में $216 मिलियन ये पोखरा एयरपोर्ट के लिए देने वाला है।
लेकिन चाइना ने साफ साफ मना कर दिया कि भैया ये ग्रांट और फ्री में कोई चीज़ें मिलती नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ लोन में दी जा रही है। और इस बात को साफ साफ चाइना की तरफ से मना कर दिया गया। और आज का जो पोखरा एयरपोर्ट है ना, यहाँ पर रिसेंटली ये भी देखा जा रहा है कि जो एक्टिविस्ट हैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना इस जो पोखरा एयरपोर्ट है, कहीं ना कहीं चाइना जो एक्टिविस्ट हैं, जो नेपाल के एक्सपर्ट है, वो ये मानते हैं कि चाइना इसे BRI का पार्ट मानता है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का पार्ट मानता है। और दूसरी समस्या यहाँ पर ये है ना कि नेपाल का जो पोखरा एयरपोर्ट है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स है, ये भी कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी इसकी कम है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि नेपाल एक बफर स्टेट है, तो इसे यहाँ पर या तो इंडिया का जो रीजन है ये यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए इंडिया एक लिमिटेड वे में परमिशन देता है नेपाल के फ्लाइट्स को। तो इसके लिए भी प्रचंड काफी बार इंडिया आ चुके हैं कि हमें अपने फ्लाइट के लिए हमें और भी एक्सेस चाहिए, लेकिन इंडिया बार बार ये कहता आ रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स आगे हो सकते हैं और एक लिमिटेड वे में नेपाल का जो पोखरा एयरपोर्ट है यहाँ पर इसे एक्सेस दी गई है। तो इसके कारण यहाँ जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं हो पा रही है। और इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि 2036 तक में नेपाल चाइना को रीपेमेंट करना स्टार्ट करेगा। और यहाँ तक फिलहाल भी जो लागत है ना, जो कॉस्ट लगी है, इस कॉस्ट का थोड़ी भी जो अमाउंट है ना, ये नेपाल अभी तक जनरेट नहीं कर पाया है। तो ये नेपाल के लिए बहुत बड़ा एक कंसर्निंग इशू होने वाला है। खैर आपको ये बता दें कि अगर नेपाल जो है, अगर वहाँ पर KP शर्मा ओली की सरकार बनती है और NC की सरकार बनती है नेपाल कांग्रेस की, तो दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट होने के बाद यहाँ पर इंडिया के साथ में रिलेशंस कैसे होने वाले। देखिए, इंडिया के साथ में जो रिलेशंस है नेपाल के लगभग अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वहाँ की जो सरकार है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने के कारण इंडिया एक हद तक नेपाल की हेल्प नहीं कर पा रहा है। और इसी का जो एडवांटेज है वो चाइना उठाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इस बार जो सरकार बनेगी, NC भी यहाँ पर शामिल होगा, नेपाल कांग्रेस, तो ये इंडिया से किसी भी मामले में यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज होती है, जो संभावनाएं होती है, वो यहाँ पर तलाशने की कोशिश करेगी। और कहीं न कहीं इंडिया के साथ में जो रिलेशंस है, मोटे तौर पर कह सकते हैं कि ठीक ही होने वाले, क्योंकि यहाँ पर सरकार में कॉलिशन की जो सरकार है वो यहाँ पर KP शर्मा ओली की जो CPN की सरकार है, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, ये NC के साथ सरकार बनाने जा रही है। खैर आप क्या मानते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC के 5th मेंबर कौन बना है? आपके पास ऑप्शन है म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।